फॉरवर्ड स्टूडेंट्स, कोई भी एटॉमिक स्ट्रक्चर जो हमने अब तक स्टडी किया ऐसा नहीं था जिसमें कोई डिफेक्ट ना हो। आपके पास बहुत एटॉमिक मॉडल में भी कुछ डिफेक्ट्स थे जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं और कैसे उनको रेक्टिफाई किया, कुछ फैक्टर्स के लिए हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो ये था कि बोहर एटॉमिक मॉडल का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था कि हम इसको हमेशा वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए डिस्कस करते थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम स्टूडेंट्स हाइड्रोजन के अलावा अगर हम हीलियम और लिथियम को भी डिस्कस करते हैं तो हम उनको उनकी आयनिक फॉर्म्स के अंदर ही डिस्कस करते हैं, यानी कि उसके लिए जो हम रेडियस या एनर्जी की एक्सप्रेशन निकालते हैं वो भी उस हिसाब से निकालते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट, सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था कि ये कहता था कि फाइन स्ट्रक्चर होता है हाइड्रोजन गैस का, उसको भी हम फर्दर डिस्कस करेंगे कि लाइन स्पेक्ट्रा होता है तो कैसा होता है और उसको हम फर्दर देखेंगे। उसके अलावा स्टूडेंट्स, आपके पास बहुत एटॉमिक सर्कुलर ऑर्बिट्स पर बिलीव करता था कि ऑर्बिटल्स 2D स्पेस के अंदर यानी कि 2 डायमेंशंस के अंदर मूव कर रहे होते हैं। हालांकि स्टूडेंट्स, जो आपके पास एटॉमिक मॉडल है वो 3 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल बेस्ड है। वो कैसे, उसको भी हम आगे देखेंगे। स्टूडेंट्स, आपके पास फिर जीमान और स्टार्क इफेक्ट को भी डिस्कस नहीं करता था। वो कैसे स्टूडेंट्स, आपके पास स्टूडेंट्स स्प्लिटिंग होती है ऑर्बिटल्स की इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। आपके पास स्टूडेंट्स जो जीमान और स्टार्क इफेक्ट हैं वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में आपके पास एक स्पेक्ट्रल लाइन की या ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग का नाम है। ये स्प्लिटिंग कैसे होती है, मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में कैसे होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में कैसे होती है, इसका कैसे ऑर्बिटल पे इफेक्ट है और शेप्स में कैसे ऑर्बिटल्स आप देखते हैं, इसको आप चैप्टर के एंड पे स्टूडेंट्स डिस्कस करेंगे। जैसे कि स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं एलिप्टिकल ऑर्बिट्स के अंदर, ना कि 2D सर्कुलर ऑर्बिट्स के अंदर। तो आपके पास बोहर एटॉमिक मॉडल इस तरह कहता था। उसके अलावा स्टूडेंट्स, आपके पास कुछ फैक्टर्स थे जिस पे बोहर एटॉमिक मॉडल डिस्कस नहीं करता था। स्टूडेंट्स, बोहर ने ये कहा था कि आपके पास आप किसी भी इलेक्ट्रॉन का एट अ टाइम उसकी आप पोजीशन भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसका मोमेंटम भी बता सकते हैं। जबकि स्टूडेंट्स, प्रेजेंट आपके पास क्वांटम थ्योरी ये कहती है कि आप एटम का एट अ टाइम उसकी पोजीशन और मोमेंटम कैलकुलेट नहीं कर सकते। अगर आप किसी भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन आइडेंटिफाई करते हैं तो उसका जो मोमेंटम की वैल्यू है वो अम्बिगुअस हो जाती है, अनसर्टेन हो जाती है। वैसे ही स्टूडेंट्स, कॉन्वर्सली स्पीकिंग, अगर आप मोमेंटम कैलकुलेट करते हैं किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन का तो उसकी पोजीशन अनसर्टेन हो जाती है। स्टूडेंट्स, ये जो फिनोमेना है जो कि एग्जिस्ट करता है इसको हम कहते हैं हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, यानी कि एक चीज़ के सर्टन होने पर दूसरी चीज़ अनसर्टन हो जाती है, पोजीशन के सर्टन होने पर मोमेंटम अनसर्टन हो जाता है। उसके लिए स्टूडेंट्स, आपके पास एक्सप्रेशन ये है कि प्रोडक्ट ऑफ द अनसर्टेनिटी ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम इज इक्वल टू h/2π। अब स्टूडेंट्स, ये कैसे होता है इसको हम थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल कि हमने मैटर लिया, हमने एटम्स लिए कुछ। अब स्टूडेंट्स, मैं ये चाह रही हूँ कि एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन मुझे पता चल जाए। उसके लिए मैं क्या करती हूँ, लाइट एनर्जी यूज़ करती हूँ। अब जब तक मैं लाइट एनर्जी नहीं यूज़ करूँगी, इलेक्ट्रॉन उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगा, मुझे पता नहीं चल सकेगा माइक्रोस्कोप के थ्रू कि कैसे आपके पास कहाँ पे इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा है। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप ध्यान करिएगा कि मैंने फोटोन एमिट करवाए इलेक्ट्रॉन के ऊपर। इलेक्ट्रॉन ने स्टूडेंट्स उस फोटोन की एनर्जी का एक हिस्सा लिया, एब्जॉर्ब किया। अब स्टूडेंट्स, क्या हुआ कि उसने एब्जॉर्ब की एनर्जी एंड देन वो एनर्जी अब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी स्टेट में चला गया और वो एनर्जी जब रिलीज की तो माइक्रोस्कोप के थ्रू वो विजिबल हुई। अब स्टूडेंट्स, इस पॉइंट पे होता ये है कि मुझे इलेक्ट्रॉन की पोजीशन तो पता चल गई, लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इस पॉइंट पे चेंज हुई है इसलिए मैं उसके मोमेंटम के बारे में अनसर्टेन हो गई हूँ। यानी कि जब मुझे पोजीशन पता चलेगी, सर्टन होगी, तब मुझे मोमेंटम सर्टन नहीं होगा, और जब मुझे मोमेंटम सर्टन होगा, मैं कैलकुलेट कर सकूंगी, तब मैं इलेक्ट्रॉन की पोजीशन के बारे में नहीं बता सकती। तो स्टूडेंट्स, ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है और इसने ये वाला जो डिफेक्ट था बोहर एटॉमिक मॉडल के अंदर, जो कि ये कहता था कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम आप एक ही टाइम पे गेस कर सकते हैं या बता सकते हैं, तो ये इस चीज़ को उसने गलत प्रूव किया था और उसने उसकी जस्टिफिकेशन दी थी, जो कि इन द फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन भी आप देख सकते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स, आपके पास बोहर ने स्टूडेंट्स लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन के बारे में बात नहीं की, जिसको आपके आगे आने वाले साइंटिस्ट ने डिस्कस किया। स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि कोई भी चीज़ जब कॉन्टीन्यूसली एनर्जी रेडिएट करती है तो वो कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रा देती है। जैसे इन द फॉर्म ऑफ रेनबो आप देख सकते हैं कि रेनबो के अंदर आपको डेफिनेट सेट ऑफ कलर्स नज़र आ रहे होते हैं, एक कलर दूसरे में मर्ज हो रहा होता है, वो कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रा की एग्जाम्पल है। उसके अलावा स्टूडेंट्स, जब भी कोई हॉट गैस, आप कोई भी गैस अपनी हॉट स्टेट में होती है, आप उसको टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, तो स्टूडेंट्स होता ये है कि वो एनर्जी
एनर्जी एब्जॉर्ब करती है तो एज अ रिजल्ट आपको लाइन स्पेक्ट्रा नज़र आता है। अब लाइन स्पेक्ट्रा भी आपको दो तरह का नज़र आता है। जब आप एक गैस को हीट प्रोवाइड करते हैं तो एज अ रिजल्ट क्या होता है कि वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही है, और वही एनर्जी जब रिलीज कर रही है तो आपके पास एमिशन लाइन स्पेक्ट्रा आएगा। कोल्ड गैस स्टूडेंट्स एज अ रिजल्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी आपको एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम दे रही होती है, जो कि बोहर एटॉमिक मॉडल डिस्कस नहीं करता था। तो स्टूडेंट्स, बोहर एटॉमिक मॉडल के डिफेक्ट्स डिस्कस करने के बाद हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा को देखेंगे कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा में स्पेक्ट्रल लाइंस हम कैसे डिस्कस करेंगे और वो ओरिजिनेट कैसे होती हैं। थैंक यू।